पश्चिम बंगाल से जुड़ी टीएमसी में टूट के बाद महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर है। ऑपरेशन टाइगर की सुगबुगाहट के बीच उद्धव ठाकरे की बैठक हो रही है। उद्धव ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। 22 जून को शाम 4 बजे पार्टी एमएलए की बैठक कॉल की गई है। सभी एमएलसी से भी उद्धव ठाकरे बात करेंगे, यानी पहले सांसदों के साथ बैठक की उद्धव ठाकरे ने और अब सभी एमएलएज एमएलसी के साथ उद्धव ठाकरे बैठक करने जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे को ऑपरेशन टाइगर का डर आखिर क्यों सता रहा है। दरअसल रविवार को उद्धव ने सांसदों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में 9 में से 4 सांसद खुद शामिल हुए। उद्धव गुट ने दावा किया कि 5 सांसद वर्चुअली बैठक में जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, लेकिन खबर यह भी आई कि सांसद संजय देशमुख दिल्ली में शिंदे के मंत्री के साथ देखे गए थे, जिसको लेकर भी सवाल उठे। इसी वजह से ऑपरेशन टाइगर का डर भी बढ़ गया। और शिंदे गुट के पूर्व सांसद कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव गुट के 7 सांसद संपर्क में हैं। मॉनसून सत्र से पहले उद्धव का साथ छोड़ेंगे 7 सांसद। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये कह रहे हैं तुमाने। आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावरती उभाटाच्या 7 खासदारांचा विश्वास आहे। त्यांना माहिती आहे की यांच्या नेतृत्वामध्येच फक्त इथे विकास होऊ शकतो आणि त्यांच्या मतदारसंघाचा विकास करायचा असेल तर एक आदरणीय एकनाथजी शिंदे सारखा कर्तव्यनिष्ठ सर्व समाजाला न्याय देणारा व्यक्ती त्यांना न्याय देऊ शकतो असा त्यांचा विश्वास आहे। त्यामुळे लवकरच तुम्हाला ऑपरेशन टायगर सक्सेस झालं। चर्चा सुरू नाही, सर्व झालेलं आहे। जसं आपण एखादं ऑपरेशन करतो तेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन करावे लागतात, सर्व इन्व्हेस्टिगेशन झालेले आहे। तो ऑपरेशन की तारीख डॉक्टर ने देने बाकी है। कृपाल तुमाने को आप सुन रहे थे। वहीं पार्टी में टूट की खबरों के बीच, सवालों के बीच उद्धव ठाकरे ने बयान दिया। क्या कहा? आज मेरा नहीं कल मेरा जरूर होगा। हालात बदलेंगे तब तक हमें सहना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जी हां, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आज भले ही मेरा ना हो लेकिन कल जरूर मेरा होगा। सांसदों को उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा गया है बताते हैं आपको। आज मेरा नहीं लेकिन कल मेरा जरूर होगा। हालात बदलेंगे तब तक हमें सहना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये संदेश देने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को। बाला साहेब की पार्टी छोड़ने वाले एक दिन पछताएंगे। जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनके बारे में मुझे पता था। मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने किसी के खिलाफ फाइल नहीं तैयार करवाई। जाने वाले को जबरदस्ती रोकने का मतलब ही क्या है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। और ऑपरेशन टाइगर के सवाल पर शिंदे की चुप्पी भी सामने आई है। एकनाथ शिंदे ने सवालों पर कुछ भी नहीं कहा। जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हाथ हिलाकर शिंदे ने मना कर दिया है। तो एकनाथ शिंदे ने सवालों पर कुछ भी नहीं कहा। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। सीधे जेपी का रुख करते हैं। जयप्रकाश, डॉक्टर साहब तारीख बताने के लिए तैयार नहीं है। शिंदे के नेता कह रहे थे, उनकी पार्टी के नेता कह रहे थे कि डॉक्टर साहब तो एकनाथ शिंदे ही हैं, वही तारीख बताएंगे कि ऑपरेशन होगा कब। क्या चर्चा है ऑपरेशन टाइगर को लेकर? बिल्कुल समीर, देखिए एकनाथ शिंदे जब भी रैलियों में जाते हैं या फिर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जाते हैं
वो हंसी मजाक ठिठोले में हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारी सर्जरी की है, बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में जो नेचुरल अलायंस था वो शिवसेना और बीजेपी का था, लेकिन वहां पर सरकार किसकी बनी? सरकार बनी पहले बीजेपी और अजीत पवार की, और उसके बाद वो सरकार तुरंत गिरी, और उसके बाद सरकार बनी उद्धव ठाकरे की। और उद्धव ठाकरे किसके साथ गए? कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के साथ गए। फिर 2022 में क्या हुआ? 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में सर्जिकल स्ट्राइक की, जो ऑपरेशन की बात हम करते हैं, ऑपरेशन टाइगर, और 40 विधायकों और कुछ सांसदों के साथ उन्होंने एक जो नया गुट बनाया। और अब दोबारा वही बात चल रही है। दोबारा जो है ऐसा जो सूत्र हमारे कह रहे हैं, जो अंदर खाने में महाराष्ट्र की राजनीति में खबर चल रही है, वो यही चल रही है कि लगातार जो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं लोकसभा से जो चुनकर आए हैं, उन पर नजर है एकनाथ शिंदे के नेताओं की। और ये नजर इसलिए है क्योंकि एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक करने की इच्छा है। यही वजह है कि रविवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई, लेकिन 4 सांसद उसमें जो फिजिकल तौर पर जो शामिल हुए, उसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय पाटिल और राजाभाऊ वाजे, ये चारों लोकसभा के सांसद हैं, और संजय राउत जो है इसमें राज्यसभा के सांसद थे। लेकिन वहां पर 5 सांसद जो है वो ऑनलाइन के जरिए शामिल हुए थे। इन 5 में से एक सांसद कल जो है एकनाथ शिंदे के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करता है और इस चर्चा को दोबारा जोर मिलता है। और यही वजह है कि 22 जून को खुद उद्धव ठाकरे ने अपने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है, और 22 जून को ही महाराष्ट्र में असेंबली की शुरुआत हो रही है, यानी कि वर्षाकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, और उसी दिन उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो ये उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि उनका कुनबा बचा रहे। वो एक भावनात्मक बयान भी दे रहे हैं कि आज मेरा वक्त नहीं है, आज मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन कल मेरा वक्त आएगा तो जिसे जहां जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को रोक नहीं सकता। तो उद्धव ठाकरे का ये जो बयान है, ये बहुत बड़ा बयान है, और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वो एक बार ऑपरेशन टाइगर करने की फिराक में रहें। बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश, उद्धव ठाकरे का जो बयान सामने आया है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कोई चारा ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जयप्रकाश, बंगाल के बाद ऑपरेशन टाइगर का डर और भी बढ़ गया है, तभी इसी वजह से पहले सांसदों की बैठक बुलाई या विधायकों की बैठक बुलाई है, और 2022 जून में ही शिवसेना में टूट पड़ी थी, और अब फिर से जून का महीना है जहां एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और शायद इसी वजह से डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जून का महीना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ा बहुत कठिन महीना माना जाता है, क्योंकि 2022 में भी जून में उनकी पार्टी में फूट पड़ी। जून का महीना है 2026 में, और लगातार खबरें आ रही कि उनके सांसद उनसे अलग होने वाले हैं। जो 2 सांसद उनके साथ हैं, जिसमें अनिल देसाई और जो संजय राउत हैं, इसके अलावा जो दूसरे सांसद हैं उन पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं का तो है, लेकिन शिंदे के नेताओं का भी है। अब शिंदे के नेताओं का भरोसा होना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पार्टी के खेमे में हलचल जरूर पैदा कर सकता है। केंद्र में जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं 40-45 बाहर के जो सांसद हैं, जो एनडीए के अलायंस हैं, उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी खुद चाहती है कि एकनाथ शिंदे हो या फिर जो दूसरे पार्टी के जो उनके अलायंस हो, वो अपनी ताकत को बढ़ाएं ताकि आगे कोई और परेशानी न पैदा हो। इसलिए एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी में दोबारा ताकत पैदा हो, क्योंकि महाराष्ट्र में भी 2 सालों में 3 सालों में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में पार्टी को आंतरिक ताकत देना ही एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी रणनीति है, और उसी को काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जेपी इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, राजनीतिक हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है बंगाल के बाद, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी टूट तो नहीं होने जा रही। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत देखिए क्या दावा कर रहे हैं। अब हम ऑपरेशन वुल्फ करेंगे, टाइगर का ऑपरेशन कैसे हो सकता है, भ्रम फैलाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी अंदर ही अंदर कुछ तो हो रहा है, कोई तो खिचड़ी पक रही है। एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं, किसका ऑपरेशन होने वाला है? डॉक्टर साहब भले ही कुछ ना कहें, लेकिन उनकी पार्टी के और तमाम बड़े नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं टूट को लेकर। ऑपरेशन वुल्फ करू ना, म्हणजे नक्की काय? ऑपरेशन वुल्फ होतं ना, टायगरचं ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा. वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ
आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात. ते शक्य नाही आमच्याकडे. आगे बढ़ते हैं और एक और बयान आपको सुनाते हैं। दरअसल शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने बयान दिया है, ऑपरेशन टाइगर से हमारा लेना देना नहीं है, ये कहा गया। यूबीटी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही, 2029 तक पूरी तरह पार्टी खत्म हो जाएगी। यूपीडी के नेता रोज पार्टी छोड़ रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो यूबीटी के नेता रोज पार्टी छोड़ रहे हैं, ये बयान दिया गया। देखिए, इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ऑपरेशन टाइगर जैसी जो शब्दावली है वह मीडिया द्वारा रची हुई शब्दावली है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, जबकि उनको 2-3 दिन पहले इस प्रकार की सूचना दी गई थी। तो इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो देखिए, उद्धव ठाकरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं संजय निरुपम, और विपक्षी पार्टियों के सामने निश्चित तौर पर एक संकट आन खड़ा हो गया है, ऐसा नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इसे लेकर चिंता जताई गई थी। और महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पार्टी में बड़ी टूट हो चुकी है, तो दूसरी तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। पार्टी में विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक बगावत हो चुकी है। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी से लेकर सीआईडी तक जांच जारी है। मतलब साफ है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद डीडी के सामने दोहरी चुनौती है। तो बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों के विलय फॉर्मूले को लेकर लोकसभा सचिवालय विचार कर रहा है। यानी अगले 5 से 7 दिनों में प्रक्रिया पूरी होगी। सचिवालय की आंतरिक समिति विलय अर्जी की जांच कर रही है और समिति की रिपोर्ट के बाद स्पीकर फैसला लेंगे। सूत्रों के अनुसार टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में 28 में से 20 सांसदों ने एनपीसीआई में विलय की याचिका दी है, जो कि 2/3 से ज्यादा है। ऐसे में स्पीकर उनके विलय को मंजूरी देते हुए उन्हें मान्यता दे सकते हैं। इस तरह उनकी लोकसभा की सदस्यता सुरक्षित रहेगी। साथ ही उनके लोकसभा में बैठने की जगह भी बदली जा सकती है। अभी विपक्षी बेंचों पर बैठते हैं, जो बदलकर सत्ता पक्ष की ओर की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की बात भी कही है। और टीएमसी के बागियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बागी सांसदों पर स्पीकर कोई फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद करेंगे। ममता गुट को स्पीकर ने मिलने के लिए बुलाया है। स्पीकर के दफ्तर ने ममता गुट को मुलाकात के लिए मेल किया है। तो ऐसे में आपको बताते ही हैं कि ममता बनर्जी की आज की तारीख में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, ये आप जान लीजिए। अपने धड़े को असली टीएमसी साबित करना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जिस तरह से एक एक करके उनके विधायक, उनके सांसद उनसे नाता तोड़ रहे हैं, पार्टी का नाम और सिंबल बचाए रखना कहीं हश्र उद्धव ठाकरे या शरद पवार जैसा ना हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करवाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विधानसभा में पार्टी में और टूट ना हो, इसे कैसे रोका जाए, यह भी एक चुनौती है। चुनाव आयोग के सामने ठोस सबूत रखना पड़ेगा। ऐसे में ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी की मुश्किलों की फहरिस्त काफी ज्यादा लंबी नजर आ रही है।
बिल्कुल, और बागियों की रणनीति क्या है ये भी समझ लेते हैं। 2 मोर्चों पर घिरती हुई ममता बनर्जी दिख रही हैं। पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा करेंगे, एक तो ये भी रणनीति, और पार्टी की संपत्तियों पर भी दावा किया जाएगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो 2/3 टूट को आधार बनाकर ईसी जाएंगे। जी हां, तो बागी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएं। इलेक्शन कमीशन के सामने खुद को असली टीएमसी बताने की तैयारी में है बागी सांसद, विधायक। संगठन के अलावा ब्लॉक लेवल पर भी टूट की कोशिश की जा रही है, यानी हर मोर्चे पर चुनौती का सामना। लोकसभा चुनाव तक बागी सांसद अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कुछ बागी सांसद बीजेपी से अगला चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारी यह भी कर ली गई। और आनंद पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, लगातार ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है, 2 मोर्चों पर घिरती हुई वो दिखाई दे रही हैं। एक तो असली टीएमसी के बारे में साबित करने की रणनीति तैयार की जा रही है, और दूसरी परेशानी ये भी है कि बैठकों का सिलसिला दिल्ली में जारी है। किस तरीके से बागी गुट को अयोग्य साबित किया जाए, घोषित किया जाए, ये भी एक चुनौती उनके सामने। जी बिल्कुल, मैं एक अपडेट और देना चाहूँगा कि लोकसभा स्पीकर से जो रविवार को मुलाकात हुई थी कीर्ति आज़ाद की और सागरिका घोष की, उन्होंने कहा था कि कोई भी फैसला लेने के पहले आप हमारा पक्ष भी सुनिएगा। तो संडे को ही लोकसभा स्पीकर ने जो बाकी सांसद हैं, 19 बागी सांसद थे, उस दिन उनसे मुलाकात की थी, उनका पक्ष जाना था। और उसके बाद सोमवार को यानी कि कल उन्होंने अभिषेक बनर्जी को मेल किया था कि आप लोग भी आकर अपना पक्ष हमारे सामने रखिए। लेकिन चूंकि कल सीआईडी से पूछताछ चल रही थी अभिषेक बनर्जी की, लिहाजा उनका मेल एक्सेस नहीं हो पाया। तो बाद में स्पीकर ऑफिस से कीर्ति आज़ाद को फ़ोन किया, और कल ही 3:30 बजे कीर्ति आज़ाद ने ममता बनर्जी के गुट के जो सांसद हैं उनसे मिलकर उनका पक्ष जो है स्पीकर के सामने रखा। यानी कि स्पीकर के सामने दोनों पक्ष, बागी गुट भी और ममता बनर्जी के गुट के जो दोनों सब पक्ष के सांसद हैं, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अब ये स्पीकर को तय करना है। स्पीकर कानूनी तौर पे और लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बड़ी हो गई है, जहाँ एक तरफ बागी सांसद है, उन्होंने अपनी पार्टी को एनसीपीआई में मर्ज कर लिया है अपने गुट को, वहीं दूसरी तरफ रीता बनर्जी जो कि वहां पर बागी आनंद, तो ऐसे में ये जो विलय का फैसला लिया गया एनसीपीआई में, जिस तरह से इन सभी ने मर्ज करने का फैसला लिया, इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है? पहले तो लग ये रहा था कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाएगा, जो एनसीपी में हमने होते हुए देखा, जो शिवसेना में हमने होते हुए देखा। यहां पर अगर वो फॉर्मूला अपनाया जाता है तो कुछ चैलेंज है क्या उन बागी सांसदों, विधायकों के सामने जिन्होंने ममता बनर्जी से अलग जाने का फैसला किया है? वो संभव नहीं हो पा रहा है क्या? जी देखिए, कानूनी अड़चन से बचने के लिए और साथ ही साथ सदस्यता की जो तलवार, सदस्यता जाने की जो तलवार लटकी रहती है बागी सांसदों पे, उससे बचने के लिए ये फैसला किया गया, जो कि 10 शेड्यूल के पैरा 4 में आता है कि बागी गुट जो है अगर 2/3 है तो वो किसी के साथ, किसी दल के साथ वो मर्ज कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने जो गोवा में 2022-2023 में गोवा के जो विधायक थे, और उस वक्त जो मुंबई की जो गोवा बेंच थी, हाईकोर्ट की गोवा बेंच थी, उसके फैसले को आधार बना के इनको लगा कि हमको ये करना बेहतर रहेगा ताकि जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता बची रहे। तो उसके चलते उन्होंने पार्टी में मर्ज करने का फैसला किया। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ रीता बनर्जी, वो वहाँ पे ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो खुद को असली टीएमसी होने का दावा करेंगे। कल परसों में वो आगे जाकर कोर्ट में और चुनाव आयोग के सामने वो दावा करेंगे कि चूंकि हमारे पास 60 से ज्यादा विधायक है, तो ऐसे में असली जो टीएमसी हम है, तो जाहिर तौर पर जो सांसद है वो टीएमसी पे दावा नहीं करेंगे। वहाँ पे जो विधायकों का गुट है, बागी विधायकों का, वो उस पर दावा करेगा। और इसको लेकर 2 फैसले, एक जो मुंबई हाई कोर्ट का जो गोवा बेंच है उसका फैसला, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो ऐसे में यहाँ पे कोशिश ये की गई कि सांसदों की संस्था बची रहे और लीगली हर तरह से, पूरी तरह से इस मामले को फुल प्रूफ करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि पहले सांसदों ने खुद को 2/3 किया, नंबर्स इकट्ठे किए, उसके बाद उन्होंने एक रीजनल पार्टी में खुद को मर्ज किया, स्पीकर को उन्होंने खत दे दिया, स्पीकर को बता दिया, और साथ ही साथ जो काकोली घोष है उनको उस रीजनल पार्टी का उसका अध्यक्ष भी चुन लिया गया। वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में स्पीकर के सामने भी जब पक्ष रखा गया तो उनको बता दिया गया, ताकि कल को चुनाव आयोग के मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जाना ही जाना, जैसा बताया जा रहा। तो ऐसे में जो बागियों का जो पक्ष है कानूनी तौर पर और कागजी तौर पर मजबूत रहे।
बहुत शुक्रिया आनंद आपका। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हमारे दर्शकों को भी अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि रणनीति दरअसल क्या बनाई गई है। असल मकसद तो यही है कि किसी तरह से पूरी टीएमसी पर कब्जा जमाया जाए और ये साबित करे बागी गुट कि वो ही असली टीएमसी हैं। लेकिन तब तक कहीं सदस्यता ना चली जाए, इसलिए मर्ज करने का फैसला किया गया है एक छोटी सी रीजनल पार्टी में। लेकिन असल मकसद जो है वो बना हुआ है, बरकरार है। बिल्कुल। और इस बीच एनसीपीआई के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें बिना बताए विलय किया तो कैसे। अब कई सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते आगे एक और खबर का रुख करते हैं। अभिषेक बनर्जी को आज भी समन, धमकी देने के मामले में समन। कल 10 घंटे तक ईडी की पूछताछ। कल शिक्षक घोटाले में ईडी के सवाल जवाब का सामना उन्हें करना पड़ा। उससे पहले सीआईडी की टीम ने जाली हस्ताक्षर मामले में उनसे पूछताछ की थी और एक और मामले में आज पूछताछ। विवादित भाषण देने मामले में आज फिर से सीआईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। तो देखिए, अभिषेक बनर्जी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। आज हिंसा भड़काने और धमकी देने के केस में उन्हें समन किया गया है। कल शिक्षक घोटाले में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। 14 जून को हस्ताक्षर घोटाले में उनसे पूछताछ की गई। और अब बात करते हैं राम मंदिर मामले की। राम मंदिर दान में चोरी के आरोपों की जांच तेज कर दी गई है। अयोध्या में एसआईटी की दूसरे दिन भी जांच जारी है। आज भी राम मंदिर परिसर में एसआईटी की जांच हो रही है और कल मंदिर परिसर में एसआईटी की टीम ने करीब 8 घंटे तक जांच की। 3 सदस्यीय टीम जांच में जुटी हुई है और एक रिपोर्ट भी सौंपनी है। तो करीब 36 लोगों से पूछताछ हुई, यह भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, ये मामला बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है आपको बताएं। राम मंदिर दान में महापाप हो गया, वाकई हद हो गई। आज भी राम मंदिर परिसर में एसआईटी की टीम जांच करेगी। कल मंदिर परिसर में एसआईटी की 8 घंटे तक जांच हुई। 8 घंटे तक एसआईटी की टीम मंदिर कैंपस में मौजूद थी। कल एसआईटी के परिसर में कुल 36 लोगों से पूछताछ हुई। एसआईटी ने दान पात्रों पर लगे सारे कैमरे चेक किए। एसआईटी ने कैश गिनने की जगह की भी जांच की। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई। नोटों की गिनती में लगे बैंक कर्मचारियों से भी सवाल जवाब हुए। दान से जुड़े 2021 से अब तक के जितने भी कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी एसआईटी की टीम ने चेक किया। तो अखिलेश यादव और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र इस मामले में क्या कह रहे हैं, सुनिए। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उनको आपने देखा। और अब एसआईटी जांच किन अफसरों के हवाले की गई है ये भी आपको बता देते हैं। आईएएस विजय विश्वास पंत, ये लखनऊ कमिश्नर हैं, ये जांच में शामिल है। आईपीएस किरण शिव कुमार, ये आईजी लखनऊ रेंज हैं, इन्हें भी शामिल किया गया है, ये भी जांच कर रहे हैं। नील रतन कुमार, ये वित्त विभाग में विशेष सचिव हैं। ये वो तमाम ऑफिसर्स हैं जिनके जिम्मे इस वक्त इस पूरे मामले की जांच है। और एक अहम खबर, राम मंदिर दान में चोरी के आरोपों को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो सरकार इसे गलत आरोप बता रही है। बयानों की एक रील आपको दिखाते हैं। पूरी तरह पूछताछ कराएंगे जी, करेंगे नहीं करा देंगे सब। बहुत दुखद है जो भी हुआ। उसमें कौन कौन है क्या पता, क्या है, कौन कौन चोर है, कौन कौन साहू है। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन को
बदनाम करना चाहते थे। उस समय भी इन लोगों ने चंदा चंदा करके बदनाम करना चाहा। उनका असली गुस्सा श्री राम जन्मभूमि से है और वो तुष्टिकरण के लिए किसी न किसी इसको कोई ना कोई षड्यंत्र कुछ लोग करते रहते। ये सिर्फ मंदिर के चढ़ावे का ही बात नहीं है, ये लोगों के, श्रद्धालुओं के, भक्तों के आस्था का भी विषय है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए और वो भी अदालत की देखरेख में होनी चाहिए। अखिलेश जी हुआ गए नहीं, 500 साल संघर्ष के बाद वो मंदिर बना भगवान राम का, उसका विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का मकसद है विपक्ष का विरोध करना। राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और चोरी मंदिर में ये अक्षम्य है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। तो राम मंदिर के चढ़ावे में गबन मामले में, गड़बड़ी मामले में जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर कई किरदार सामने आ चुके हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन्हें भी एक एक करके जान लेते हैं वो कौन कौन से किरदार हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले बात लवकुश मिश्रा की, दूसरा किरदार अनुकल्प मिश्रा और तीसरा किरदार इस पूरी कहानी में राम शंकर यादव भी है। अब लवकुश मिश्रा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल अयोध्या के फगौली गांव के रहने वाले, फगौली गांव का रहने वाला ये लवकुश, जिससे पूछताछ भी हुई है और हिरासत में भी लिया गया है, मैकेनिक था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई अचानक से और दान पात्रों की रकम गिनने वाले लवकुश मिश्रा के घर पर छापामारी भी की गई। लवकुश के घर में गोबर के ढेर और अलमारी से कैश बरामद हुआ है। एक मकान फैजाबाद में बन रहा है और वो भी अब जांच के घेरे में आ चुका है। दूसरे किरदार की बात करते हैं, अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा का मंदिर से 18-20 हजार रुपए मासिक वेतन मिलने की जानकारी मिल रही है कि मंदिर से इतनी रकम, इतना वेतन, सैलरी मिलती थी। अनुकल्प मिश्रा भी चढ़ावा गिनने वाली टीम का हिस्सा था। गांव में फार्म हाउस अयोध्या में 65 लाख का घर खरीदा हुआ था। अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में अनुकल्प मिश्रा का घर है। और इन दो किरदारों के अलावा एक और किरदार है, राम शंकर यादव टिन्नू। अयोध्या, लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है इस शख्स के पास। जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का यह सहयोगी माना जाता है। टिन्नू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे मौजूद हैं। अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट्स में राम शंकर की साझेदारी है। ये हैं वो 3 किरदार जिनकी जांच होनी है। और एक और बड़ी खबर यह कि राम मंदिर में दान चोरी पर पहली शिकायत, राम मंदिर जन्मभूमि थाने में शिकायत दर्ज हुई है। संतोष दुबे नाम की शख्स ने शिकायत दी है। मंदिर में दान चोरी की जांच हो, ये संतोष दुबे ने कहा है। दान की चोरी करने वाले ताकतवर हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये पहली शिकायत है, जो केस है, जो रजिस्टर हुआ है। राम मंदिर में दान चोरी पर पहली शिकायत दर्ज हुई है। राम मंदिर जन्मभूमि थाने में संतोष दुबे नाम के शख्स ने शिकायत की है। मंदिर में दान चोरी की जांच हो, यह शिकायत की गई है। दान की चोरी करने वाले बड़े ताकतवर लोग हैं, यह लिखा गया है इस शिकायत में। राम मंदिर में चढ़ावे में हुए गबन मामले में अब एक लिखित शिकायत भी थाने में दर्ज करा दी गई है और ये शिकायत दर्ज कराई है राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए सबसे पुराने चेहरों में से एक संतोष दुबे ने। संतोष दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं और राम जन्मभूमि थाने में ही इन्होंने लिखित शिकायत अब इस पूरे मामले में दे दी है और इन्होंने मांग की है कि FIR दर्ज करके बाकायदा जिन्हें नामजद किया गया है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ इस पूरे मामले में की जाए। हालांकि बहुत पहले से भी बड़े आरोप और गंभीर आरोप संतोष दुबे लगाते रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संतोष जी। सबसे पहले तो आप ये शिकायत कॉपी जो आपने दी है उसकी तस्वीर दिखाइए और इसमें किन किन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं। सीधे सीधे आप नाम ले रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास, क्या आधार है? हमारे पास तो बहुत आधार है, बहुत सबूत है। वो बता दें कि उनके पास चोरी न करने का क्या आधार है। मैं तो एक आधार यही बता रहा हूँ कि जिनकी कमाई का 1 रुपए का जरिया नहीं है, वो लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से पा गए, किसने दे दिया, कौन दानवीर था इस देश में? कोई और भी दानवीर बलि और कर्ण पैदा हो गया, किसने दे दिया उनको? दूसरे, वो जिन महलों में रह रहे हैं, जिन सुविधाओं में रहते हैं, वो किससे मिल गया?
और ये इतना जगह जगह होटलों में उनका पैसा लगा हुआ है। इनके चारों के, वो अनिल मिश्रा का घर, उसमें लिफ्ट लगी हुई, आप तो कल गए थे, आपने देखा, वह सब लोगों का आपने चरित्र देख लिया। क्या जांच की जरूरत अब भी है क्या? ये ट्रस्ट के मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी कह रहे हैं कि ये बेईमान लोगों की जांच सब बेईमान करेंगे। कौन जांच होगी? ट्रस्ट के मुखिया की आवाज़ है ना, चीख रहे हैं ना। विनय कटियार इसी आंदोलन के कर्णधार हैं, वो चीख रहे हैं ना कि इनको लाठी से मार भगाऊंगा, इनको जेल डालो। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके दबदबे से अपने दबदबे को जीरो पाते हैं। जो आदमी कहता था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो आदमी कह रहा भैया ये चोर बड़े शक्तिशाली है। संतोष जी, आपको एसआईटी पर भरोसा नहीं? आप पुलिस में बिल्कुल नहीं है। एसआईटी पर इसलिए भरोसा नहीं, राम जन्मभूमि के एक प्रकरण पर 22 में एसआईटी की गठित हुई थी और जांच हुई, कुछ परिणाम नहीं आया तक। और आज फिर बता रहा हूँ, मैं बड़े पवित्र वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ, बट वृक्ष के नीचे। मैं कह रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक आध बार हो सकता है कभी निकला हो, पर मुझे नहीं याद है। मैं कह रहा हूँ ये चारों सातिर चोर हैं। और अभिजीत, हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष दुबे नाम के एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है और पहली बार है जब गबन के इन तमाम आरोपों के बाद एक बहुत बड़ा आंकड़ा अभिजीत हमारे सामने, 200 करोड़ का आंकड़ा। इस शिकायत को कितनी गंभीरता से पुलिस और प्रशासन ले रहा है, ये बताइए। और ये जो शख्स हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं, इनके दावों में आपने तो बहुत लंबी बातचीत की होगी, हमने एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है, कुछ दम नजर आया आपको? देखिए, संतोष दुबे वो शख्स हैं जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए पुराने चेहरों में से हैं। मुख्य आरोपियों में रहे ढांचे को गिराने में और कारसेवा में भी शामिल रहे, यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए वो रहे हैं। लेकिन अब वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और पहले भी वो गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उनके गंभीर आरोप लगाने का आधार ये है कि उनका कहना है कि पारदर्शिता जो है वो नहीं रखी जा रही है। और आखिरकार पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही है? जो लोग पहले साधारण परिवेश से आते थे, अचानक से उनके पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई? और इसी आधार पर वो ये तमाम जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। पुलिस में उन्होंने शिकायत दी है, अभी थाने स्तर पर दी है, लेकिन उनका कहना है कि वो आईजी स्तर तक भी जाएंगे, डीजीपी स्तर तक भी जाएंगे और फॉलो अप करते रहेंगे। यानी कि उनका कहना है कि ये गंभीर आरोप हैं और इसमें 9 दिन के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, कोई पुलिस में तहरीर नहीं दी गई है, तो आखिरकार क्यों? और एसआईटी पर उनका सवाल उठाने के पीछे उनका जो आधार है वो ये है कि उनका कहना है कि 2022 में भी जब जमीन खरीद फरोख्त को लेकर प्रकरण सामने आया, एसआईटी बनी, उसके परिणाम कभी सामने नहीं आए, उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया गया कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या हुई। तो ये तमाम आरोप आंदोलन से जुड़े हुए पुराने शख्स लगा रहे हैं और इसलिए भी बिल्कुल सही बात है अभिजीत। और वाकई अगर ये गबन हुआ है, अगर ये डाका डाला गया है, तो राम भक्तों की आस्था के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। संतोष दुबे ने पूरा चिट्ठा जो है वो सौंप दिया है पुलिस को, थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा मामला, लेकिन अभी भी शिकायत ही दर्ज की गई है, एफआईआर अब तक नहीं हुई है। शुक्रिया आपका अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।